नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं रश्मि जी, जो कि जापान में रहती हैं, जापान में जॉब करती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वहीं पे एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं जापान में रहते हुए डॉक्टर बाबा साहब का जो मिशन है, जो तथागत बुद्ध का जो भी मैत्री करुणा या जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उस पर ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जब भी समय मिलता है काम करते रहते हैं। छुट्टी में यहाँ पर आई हुई हैं अपने भारत, तो मैं चाहता हूँ कि हम इनसे कुछ बातें करें कि जापान में बाबा साहब को लोग कितना जानते हैं, या वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपको जानना ज़रूरी है। और कुछ जो पढ़े लिखे हमारे युवा साथी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन आज ये आपको देंगी। यदि आप बेरोज़गार हैं तो हो सकता है कि आपको एक आशा की किरण नज़र आए। यदि आप चाहते हैं कि जापान में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं जापान में जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको उसका मार्गदर्शन आज मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जापान में बाबा साहब के बारे में वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जी, जैसे जापान में जो लोग धम्म के बारे में रिसर्च करते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में जो रिसर्च करते हैं, उनको बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ पता है, उनके जीवन कार्य के बारे में पता है, उनके संघर्ष के बारे में पता है। तो वो लोग जानते हैं जो भी रिसर्च भगवान बुद्ध के ऊपर करते हैं जापान में आकर, या फिर जापानीज़ लोग जो भी रिसर्च करते हैं, जिनको भगवान बुद्ध के बारे में पता है, उनको डेफिनेटली बाबा साहब के जीवन कार्य के बारे में भी पता है। रश्मि मैडम, हमने सुना है कि जापान में बाबा साहब का एक स्टैच्यू लगा हुआ है। हमने कुछ सोशल मीडिया में कुछ उनके वीडियोस भी देखे हैं। क्या ये सही बात है? यदि लगा है तो किस शहर में लगा है? जी, बाबा साहब का स्टैचू लगा है तकायामा जो स्टेट है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम कोयासान यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर बाबा साहब का फुल लेंथ वाला और जो संसद को पॉइंट आउट करते हुए वैसा वाला स्टैचू है। बाबा साहब के हाथ में भारतीय संविधान पुस्तक भी दिखाई गई है। वहाँ स्टैच्यू भी लगा है, तो निश्चित रूप से वहाँ बाबा साहब की जयंती भी होती होगी। तो किस प्रकार से उनकी जयंती होती है? जैसे अपने भारत में या नागपुर के अंदर में हमने देखा है कि रैली वगैरह निकलती है, बहुत सारे ऐसे कल्चरल कार्यक्रम भी होते हैं, स्पीचेस भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, गतिविधियाँ। वहाँ किस प्रकार से लोग बाबा साहब को सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन पर? जी, जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन। तो जो हम सोशल वर्क के लिए हम काम करते हैं, जो भारत में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको कैसा उनका उत्थान होना, उसके लिए हम कार्यरत हैं। तो हम हर साल बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे हमारा ग्रुप है, वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर जय भीम से जुड़े हैं वो लोग आते हैं हम वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बुक करते हैं। वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को वंदन किया जाता है। फिर बाबा साहब के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर, उनके संघर्ष पर लोग स्पीच देते हैं। फिर आगे बाबा साहब का कार्य कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श भी करते हैं। कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं वहाँ पर। और इस साल जैसे 2022 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब की जयंती इंडियन एम्बेसी में मनाया है, जापान में जो है टोक्यो में। वहाँ पर हमने बाबा साहब की जयंती मनाए। वहाँ के एम्बेसडर भी आए थे, उन्होंने भी बाबा साहब को वंदन किया, उन्होंने भी स्पीच दिया है इस बार। तो इस साल से हम हर साल, मतलब हर 14 अप्रैल को इंडियन एम्बेसी ने हमें परमिशन दिया है कि हम वहाँ जाकर बाबा साहब की जयंती मनाएं। मैडम, जिस प्रकार से बाबा साहब की जयंती आप लोग वहाँ रहते हुए मना रहे हैं, तो वहाँ और भी भारतीय हैं वहाँ जो बाबा साहब को मानने वाले हैं? जी, भारतीय तो है, काफ़ी भारतीय वहाँ पर, और जापानीज़ लोग भी बाबा साहब के बारे में जानते हैं, और जो दूसरे लोग भी हैं वो भी बाबा साहब को जानते हैं और मानते भी हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत में जो बाबा साहब का मिशन है, आपको क्या लगता है कि सही दिशा में चल रहा है? यदि चल रहा है तो कैसे चल रहा है? यदि नहीं चल रहा है तो आपका क्या सुझाव है इस पर?
जी, मैं देखती हूँ कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग तो कार्यरत है, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी साथ में देखती हूँ कि काफ़ी जो संगठन है वो टुकड़ों-टुकड़ों में बँटा हुआ है। सभी लोग अपने-अपने संगठन बना-बना के बाबा साहब का मिशन आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है सभी के लिए कि अगर वो एकजुट होकर एक मंच पे आकर साथ में बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो प्रयास करते हैं तो निश्चित ही जैसे बाबा साहब का सपना था कि भारत में बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय प्रस्थापित करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे संगठन के जो बड़े बड़े उच्च पदस्थ जो नेता है या फिर वहाँ के कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है, अगर वो एक मंच पे आकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही वो सपना दूर नहीं। जब बाबा साहब ने बोला था कि मैं इस पूरे भारत देश को बौद्ध में करूँगा, तो अगर सब लोग एक मंच पे आते हैं तो निश्चित ही कि बाबा साहब का सपना पूरा होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारे भारत में, खासकर महाराष्ट्र में, मराठी में एक गाना है, भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर, है ना, मतलब सब टुकड़े टुकड़े में है। तो कैसे बाबा साहब का सपना पूरा हो पाए? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि सबको शिक्षित होना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा जो है वो एक शेरनी का दूध होता है, तो सबने शिक्षित होना, शिक्षा लेकर शिक्षित होना, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा लेना, शिक्षित होना। और ये सोचना कि ये जो मैं शिक्षित हुआ हूँ ये किसकी बदौलत हुआ हूँ। ऑब्वियसली बाबा साहब की बदौलत हुआ हूँ, राइट। और बाबा साहब ने बोला है जैसे स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, तो उसके लिए सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या ना हो, सभी के लिए, सारे ह्यूमन बीइंग के साथ में। तो अगर वो ऐसा न्याय का व्यवहार सभी के साथ करता है, और बाबा साहब ने जो बताया था कि अगर तुमको आगे बढ़ना है तो तुम्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लेकर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भी समता, स्वतंत्रता और न्याय की सिखाती है, और प्रज्ञाशील करुणा भी सिखाती है। तो अगर तुम करुणा से आगे बढ़ते हो, सबके साथ करुणा का बिहेवियर करते हो, तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का सपना जो पूरा है बौद्ध में भारत करने का, वो एक दिन ना एक दिन पूरा होगा ही। मैडम, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन बाबा साहब के रहते हुए बाबा साहब ने कुछ लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को बाहर भेजा था, विदेश भेजा था, कुछ को जापान भी भेजा था। उन्होंने सोचा था कि ये बाहर जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन के आएंगे तो हमारे देश के लोगों का भला करेंगे। और आप भी शायद इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, और आपके हस्बैंड भी शायद उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और ऐसे काफ़ी लोग, पढ़े लिखे लोग बाहर रहते हैं। तो हम देखते हैं आपके जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ रहते हुए भी बाबा साहब के बारे में या बाबा साहब के मिशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग नहीं हैं जो यहाँ से जाने के बाद यहाँ के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बारे में उनके मन में दर्द हो या उनके उत्थान के लिए सोचते हैं। ये क्या बात मैं सही कह रहा हूँ? जी, सही कह रहे हैं। तो जैसे इसमें हम भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक उदाहरण लेंगे। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुद का उत्थान या कल्याण करने का सोचते हैं, दूसरे का कल्याण करने का नहीं सोचते। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो सिर्फ दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं, खुद के कल्याण करने के बारे में नहीं सोचते। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो खुद का भी कल्याण नहीं करते हैं और दूसरों का भी कल्याण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं सबसे अच्छा मनुष्य वही होता है जो खुद का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। जैसे बाबा साहब हमारे सबसे बड़े जो है उदाहरण है, और उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा ली, और जब उन्होंने खुद का कल्याण किया तब उन्होंने सोचा कि अरे मेरा तो कल्याण हो गया, मैं इतने शिक्षा ले ली, अब मेरे समाज का कैसे कल्याण होगा। तो समाज का कल्याण होने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम शिक्षित होकर हम खुद का कल्याण सबसे पहले करें और फिर समाज का कल्याण करें। अगर हम खुद का ही कल्याण नहीं करेंगे तो हम उतने मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों को मजबूत कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमें बाबा साहब की प्रेरणा लेनी है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैडम, जैसे हमारे भारत में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, टेक्निकल एजुकेशन है उनके पास, अच्छी डिग्रियां हैं, और वो चाहते हैं कि जापान में या विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, या कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए भी जापान जाना चाहते हैं। उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे? जी,
अगर जो भी हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए जापान जाना चाहता है या फिर दूसरी कंट्री जैसे यूएस यूके हो गया, तो वो कैसे, अगर फॉर एग्जांपल उनको जापान आना है तो जो भी टेक्निकल उन्हें पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, उन्हें अगर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और जापानीज़ लैंग्वेज है वो सीखना पड़ेगा। अगर वो जैसे लेवल होती है जापानीज़ लैंग्वेज की 5 लेवल्स होती है, अगर N5 N2 N3 N4 N1 ऐसे होता है। अगर कोई भी विद्यार्थी है उसे जापान आना है तो उसे मिनिमम N3 लेवल की एग्ज़ाम तक का नॉलेज जापानीज़ का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो उसके पास N3 लेवल तक का नॉलेज है। कितने समय का मतलब ये ट्रेनिंग रहती है? अगर मान लीजिए मैं N3 लेवल की सीखना चाहता हूँ लैंग्वेज जापानी, तो कितने समय मुझे लगेगा अगर दिल से सीखूँगा तो? तो देखिए, अगर N3 लेवल का अगर उन्हें नॉलेज लेना है, N3 लेवल तक की जापानीज़ का नॉलेज लेना है और उसका ये है एम कि मुझे जापान जाके नौकरी करना ही है, तो मैं सोच सकती हूँ कि 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल तक का समय लगेगा उन्हें। ठीक है, अगर वो बहुत ही मेहनती है तो 1 से 1.5 साल में वो N3 सीख सकता है। तो अगर वो N3 सीख कर टेक्निकल नॉलेज लेकर और एक्सपीरियंस लेकर अगर वो जापान आता है तो उनको नौकरी मिलने के बहुत चांसेस है। अच्छा, वहाँ कितना पेमेंट मिलता है? यदि कोई बैचलर इंजीनियर है तो अगर उसे नौकरी मिलती है तो स्टार्टिंग में कितना पेमेंट लगभग मिलता है? देखिए, अगर स्टार्टिंग में अगर वो फर्स्ट टाइम अगर नौकरी कर रहा है और कोई एक्सपीरियंस नहीं, अगर एक्सपीरियंस है तो उनका जो पेमेंट है वो समझ ले कि 1 से 1.5 लाख से शुरू हो। हाँ, इंडिया के हिसाब से 1 से 1.5 लाख पर मंथ उनको मिल सकता है। और अगर उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, तो उससे भी ज़्यादा मिलने की चांसेस है उनको। तो जापान की ऐसी वो ख़ास बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, जो काफ़ी मेरे ख्याल से भारतीयों के लिए कुछ सीख भी हो सके, ऐसी ख़ास बात बताइए। जैसे जापान एक बहुत ही शांत देश है और क्या सभी लोग को पता है कि जापान जो है वो राइजिंग सन वाला उसको कहते हैं, या उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, राइट। तो काफ़ी शांत लोग हैं वहाँ के, काफ़ी पोलाइट भी है, बहुत हेल्प भी करते हैं और जैसे काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है और प्रोफेशनल बहुत है और जैसे रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं वो एक दूसरे की। और क्या कहते हैं, जैसे उन लोग के वहाँ पर देश में ऐसे अमीरी गरीबी या छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अगर मैं कहती हूँ कि अगर कोई स्कूल है, राइट, तो स्कूल में जैसे फ्राइडे एक डे होता है जो सभी स्टाफ मिलकर, सभी बच्चे मिलकर, इवन प्रिंसिपल मिलकर सभी स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं। प्रिंसिपल भी? जी, प्रिंसिपल भी साथ में मिलके साफ़ सफाई करते हैं। टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया और क्लासरूम हो गया या स्टाफ रूम हो गया या गार्डन हो गया, ग्राउंड हो गया, सबकी साथ मिलके साफ़ सफाई करते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं स्टाफ हूँ या फिर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं क्यों साफ़ करूँ, क्योंकि उनका एम रहता है कि मुझे साफ़ करना है, राइट। क्योंकि मेरी जो प्लेस है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वो प्लेस गंदी नहीं रहनी चाहिए, तो वो सब मिलके साफ़ करते हैं। ये सिर्फ फ्राइडे को होता है कि दूसरे दिनों में? नहीं, स्पेशली एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि मतलब आज फ्राइडे है तो आज मुझे क्लासरूम साफ़ करनी है, या फिर अगर डेली भी है तो अभी जैसे कोरोना का चल रहा है तो काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो जैसे क्लासरूम या साफ़ करते हैं वो, जैसे ही उनकी क्लासेस या स्कूल ख़त्म हो गई तो उन लोग साफ़ करते हैं। डेस्क हो गया या फिर डोर नॉब्स हो गया और जो भी चीज़ें उन लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीन करते हैं वो। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में यदि कोई ऑफिस में 20-25 लोगों का स्टाफ रहता है तो उसमें एक प्यून ज़रूर रहता है, पानी लाके देने वाला, चाय लाके देने वाला या कोई फाइल को उठा के इधर रखने वाला। वहाँ पे ऐसा कुछ वर्क कल्चर है क्या? जी, वहाँ पे ऐसा प्यून कल्चर या ऑफिस बॉय कल्चर ऐसा नहीं है। सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं। जैसे पानी लेना है तो खुद लेते हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए अभी तो कॉफ़ी खुद बनाते हैं वहाँ पर, अगर कोई फ़ाइल चाहिए तो फ़ाइल खुद ही लेते हैं। ऐसे ऑफिस बॉय सिस्टम नहीं है वहाँ। तो उन लोग अगर किसी कंपनी में एंटर होते हैं एज ए एम्प्लॉय करके, तो वो सोचते हैं कि ये मेरी कंपनी है तो इसको मुझे पूरा अपना 100% देना है। इस कंपनी का मतलब कैसे ये आगे बढ़ेगी और मैं कैसे अपने परफॉर्मेंस दूंगा, तो उसके लिए वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी उनका वर्क टाइम भी बहुत लॉन्ग होता है
और उनको अपना परफॉर्मेंस देना है, मतलब देना है। वो ऐसे नहीं सोचते कि मेरा काम है मैं किसी और पे डाल दूँ, या फिर मैं छुट्टी पे हूँ तो मेरा काम कोई और करेगा। वो नहीं, छुट्टी पर अगर जाने के पहले भी वो अपना काम खुद करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मेरा काम आज ख़त्म नहीं हुआ है, तो जैसे सैटरडे संडे वहाँ छुट्टी होती है, लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरा काम और है बचा हुआ, तो वो सैटरडे भी काम करते हैं ऑफिस में जाकर। संडे को भी, मतलब अगर ऑफिस बंद है, जैसे कोई नहीं जा सकता है, तो वो घर पे लेके आते हैं काम, या फिर अगर ऑफिस छूट गया और घर आ गए तो घर पे भी काम करते हैं वो। बहुत ही आश्चर्य की बातें हैं, भारत में तो ऐसा होता नहीं है। जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हैं, मान लीजिए हमारा ये वी लव बाबा साहब चैनल, WLBS न्यूज़, ये आपने कब देखा और कैसे देखा? जी, आपका व्हाट्सएप पे कहीं मैंने वीडियो देखा था, और आपका वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि आप इतना सोशल काम कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप जो लोग कहीं जा नहीं सकते, वहाँ तक आप हमको आपके वीडियो के थ्रू लेके जाते हैं। जैसे हम अभी जैसे हमारा धम्म दीक्षा का प्रोग्राम था अभी 14 अक्टूबर को, तो हम नहीं आ पाए, लेकिन आपके चैनल के थ्रू, आपके वीडियो के थ्रू हमने पूरा धम्म दीक्षा का प्रोग्राम देखा, लोगों के अनुभव सुने, और वहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा था हमने आपके वीडियो के थ्रू देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया, और आपसे फिर मेरी मुलाकात फ़ोन पे होती गई, बातें होती गई, और आपने मुझे कहा कि मैडम आप जब भी भारत आते हैं तो मुझसे मिलिए, मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। तो आज वो दिन आपकी वजह से वो आज दिन वो सफल हो रहा है। जो भी आपका अनुभव था या जो भी जानकारी जापान के बारे में दी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम ये चाहेंगे कि आप लोग जापान में रहते हुए, आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे जो लोग रहते हैं, हज़ारों लोग रहते हैं जापान या किसी अन्य देश में, जिस प्रकार से आप काम करती उसी प्रकार से हमारे जो अन्य लोग रहते हैं, वे भी कम से कम बाबा साहब का जो मिशन है उसके लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर दें। आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे भारत के लोगों की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं। आपने हमें समय करने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतनी दूर से आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया, और मुझे दर्शकों से बात करने का भी मौका दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है। मैडम ने हमारे लिए जापान से इस चैनल के लिए एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट लाए हैं, जिसके माध्यम से हमारे वीडियो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगा। मैडम, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक